Hello everyone. After reviewing the basic concepts of trigonometry in the last 4 lectures, now let us move on to study motion in 1 and 2 dimensions. But before going to motion in 2 dimensions, let us first take the simpler case of motion in 1 dimension, or we can say motion in a straight line. मोशन का मतलब क्या है? मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन, और किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड अ रेफरेंस एक्सिस एंड रेफरेंस पॉइंट. तो इसलिए हम क्या चूज करेंगे? वी विल चूज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, और उन तीनों का इंटरसेक्शन जो कि ओरिजिन है दैट वी विल टेक एज अ रेफरेंस पॉइंट. ओके, नाउ लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड. मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे दे आर रियली समटाइम्स स्केयर्ड टू डू द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स नाइसली एंड अप्रिशिएट देम तो ऑटोमेटिकली सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. तो यही हमारा ये चैप्टर्स पढ़ने का फोकस रहेगा कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स नाइसली एंड अप्रिशिएट देम. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. मैं बोल रही थी कि किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड अ रेफरेंस पॉइंट. सो इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई अ पॉइंट हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं with 3 mutually perpendicular axes x, y and z in 3 dimensions, and the point P के coordinates क्या होंगे? x, y and z. This coordinate system along with the clock is known as frame of reference. और कोई भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रोड के बराबर में खड़ी हूं और एक कार जा रही है. सो दिस कार इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू मी, और मैं एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूं, तो उस कार की कुछ मोशन होगा. नाउ इफ यू टेक अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार, तो उस पर्सन के रेस्पेक्ट में वो कार का मोशन क्या होगा? वो एंटायरली डिफरेंट होगा. तो दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसके बारे में हम बहुत सारी बातें हम आगे करेंगे. नाउ कमिंग बैक टू the motion in 1 dimension, let us take only one axis. So motion in 1 dimension describe करने के लिए हमें एक ही एक्सिस की जरूरत होगी. या तो हम x एक्सिस ले सकते हैं. If the motion is in vertical direction, we can take the y axis. So अब हम सिर्फ एक ही एक्सिस लेंगे, और as a convention हम x axis in the positive direction on the right of the origin we will take as positive, and on the left of the origin we will take as negative. So for example, हमने ये लिया, this is my origin और this is x axis. अभी हम सिर्फ बात मोशन इन a straight line की कर रहे हैं. So to the right this is taken as positive x axis, and to the left it is taken as negative x axis. Okay. Now, when the object is in motion, it covers some distance or some path. Okay. And so ये quantity सबसे पहले हम किसी भी जब मोशन स्टडी करते हैं तो हम स्टडी करते हैं, और इसको बोलते हैं पाथ लेंथ और डिस्टेंस. इसका क्या मतलब है? When the object is moving, is in motion, how much total distance और total path उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, irrespective of the change in direction. ओके, ये एक कैसी क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है. हम सिर्फ क्या लेंगे? एक नंबर कि टोटल डिस्टेंस कितना उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक, सो हम इन टेक्निकल वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं? ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, जिसमें कि सिर्फ हम नंबर और उस मैग्नीट्यूड का के बारे में कंसर्न है. उसकी डायरेक्शन क्या है उसका हम उसके लिए वरीड नहीं है. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक्स एक्सिस है
and this x-axis is denoting the distance in meters, for example. तो ऑब्जेक्ट ने क्या कवर किया? Here it is 10, 20, 30 meters. Okay. The object started from the origin and moved till here. तो टोटल इसने पाथ कितना कवर किया? 30 meters. Then it moved back, came here. So let us take this point as O, A, B, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट वापस ओरिजिन पे आ गया. तो टोटल पाथ उस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया? पहले फ्रॉम 0 to A द ऑब्जेक्ट कवर्ड 30 meters. उसके बाद फ्रॉम A to B द ऑब्जेक्ट कवर्ड 10 meters. उसके बाद फ्रॉम B to again O द ऑब्जेक्ट कवर again 20 meters. This is called as total path length. Or total distance. So this is the first thing which you need to understand, the total distance covered by an object irrespective of the direction. Okay. Now हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें. For example, if the object is moving on a circular path. ओके, ये एक सर्कुलर पाथ है जिसका की रेडियस r है. फ्रॉम 0 to A, तो उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? फ्रॉम 0 to A, वी नो दैट, आपको सबको पता है कि किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r, और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? पाई r. तो कितना पाथ उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया? फ्रॉम 0 to A, पाई r. अब ऑब्जेक्ट ने मूव किया फ्रॉम A टू, कम बैक टू अगेन द ओरिजिन O, वापस यहां पर आ गया. द ऑब्जेक्ट वाज मूविंग लाइक दिस एंड नाउ इट मूव लाइक दिस. तो कितना उसने कवर और किया? कितना पाथ? पाई r. टोटल 2 पाई r. दिस इज द टोटल पाथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इफ इट इज इन मीटर्स वी कैन राइट इन मीटर्स. तो हमारा इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन होगा मीटर्स, और सेंटीमीटर, वट एवर डायमेंशन यू आर टेकिंग, द डायमेंशन ऑफ लेंथ. ठीक है, ये है. अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूं. फॉर एग्जांपल, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. दिस इज ऑरिजिन. Suppose this is -1, -2, -3, 4, 5, 6. ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया -3 से एंड इट मूव टिल -6. ओके, तो टोटल पाथ कितना? वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन. सिर्फ उसका अगर हमें पाथ चाहिए तो पाथ उसने कितना कवर किया? अगर ये एवरी दिस इज इक्वल टू 1 मीटर, तो उसने 1 meter, 2 meter, 3 meters. So -3 to, for example, if this is point A and this is B. So from A to B, the object covered 3 meters. हम उससे कंसर्न नहीं है कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, whether पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन. So this was all about the path length and the distance. Now there is another very important quantity which we describe as displacement. Now what is the difference between distance and displacement? जब हम displacement की बात करते हैं, then we are concerned about the direction. And when we are including, जब हम direction को include करते हैं, तब हम उस quantity को vector quantity बोलते हैं. हम vectors के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम motion in 2 dimensions पढ़ेंगे. ओके, अभी आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जब हम मोशन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड नंबर ले रहे हैं, देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी.
एंड व्हेन वी आर टेकिंग इंक्लूडिंग द डायरेक्शन, कि हम इस बात से भी कंसर्न हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो दूसरी क्वांटिटी जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. Okay, displacement, and it is defined as the difference between the initial and the final position. Defined as, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? Difference between the initial and फाइनल पोजीशन. ओके, इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1. x2 इज द फाइनल पोजीशन एंड x1 इज द इनिशियल पोजीशन. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन. Okay, so it can be positive if x2 is greater than x1, it can be negative if x2 is less than x1, and it also can be zero if x1 x2 दोनों coincide करते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. So this is a vector quantity. Now if I take the same examples जो कि हमने डिस्टेंस में लिए थे, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट वैसे ही मूव कर रहा है जिसमें कि हमने टोटल पार्किंग निकाला था, अगर उन्हीं एग्जाम्पल्स में हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो तब क्या होगा? देन वी विल सी दैट. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? दिस इज माई ऑरिजिन. ये ऑरिजिन है. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑरिजिन टू A 30 मीटर्स. ओके, ऑब्जेक्ट ने ऐसे मूव किया, उसके बाद फ्रॉम 0 टू A के बाद ऑब्जेक्ट B पे आया, दिस इज 10 20, और B के बाद ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे आ गया. इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू A टू B टू 0, डिफरेंट होगा. अगर मैं फाइंड करती हूँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू A, 0 to A, the final position मेरी क्या है? 30 meters, and the initial position is 0. So displacement will be 30 minus 0, 30 meters again. And in this case, displacement और distance बराबर होगा. अगर मैं from 0 to A to B आती हूँ, तब distance और displacement क्या होगा? Now there is a change in the direction. So whenever there is a change in the direction, the displacement may or may not be equal to distance. तो 0 टू A हमारा डिस्टेंस कवर कितना था? 30, और जब A टू B आया तो उसने 10 मीटर और कवर किया था. द डिस्टेंस कवर्ड वाज 40 मीटर्स, राइट? बट नाउ हियर जब मैं 0 टू A पे आई और B पे आई तो मेरी फाइनल पोजीशन इज 20 मीटर, इनिशियल पोजीशन इज 0. सो माय डिस्प्लेसमेंट फॉर द ऑब्जेक्ट विल बी 20 minus 0, 20 meters in this case. Okay, so this is a difference. Now when the object again comes back to the origin, distance कितना था? 30 plus 30, total 60 meters. Total path length covered by the object will become how much? 60 meters. लेकिन उसका उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन से स्टार्ट किया था और वापस वो ओरिजिन पे ही आ गया, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन उसी कोइंसाइड कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. So from origin to A to B to origin, again displacement will be 0. Okay, this is the important point to understand. This is the basic difference between these two quantities, distance and displacement. अब हमने दूसरा कौन सा एग्जाम्पल लिया था? When the object is moving in the circular path.
उसमें भी सेम बात ये है, अगर ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां मूव किया फ्रॉम 0 टू A, ओके, कितना उसका फ्रॉम हियर टू हियर द ऑब्जेक्ट मूव 0 से A, तो उसका पाथ लेंथ कितना होगा, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सो डिस्टेंस वाज pi r मीटर, ओके, इफ आई एम टेकिंग इन मीटर्स। और 0 से A डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, OA डिस्प्लेसमेंट, OA कितना होगा, यहां से पॉइंट माइनस 0, कितना है ये डिस्टेंस, दिस इज R, दिस इज R, 2R, ओके, दिस इज ऑरिजिन, ये 2R है माइनस 0, अगर मैं इसको 0 लेती हूं, द डिस्प्लेसमेंट विल बी 2R। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट फ्रॉम 0 टू A, तो डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज फ्रॉम 0 टू A, सो डिस्टेंस फ्रॉम 0 to A again to 0, it will be 2 pi r total path length or distance। और मेरा और इसमें इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, the object has returned to the initial position, so both the final and the initial position they coincide, so the displacement will be 0, okay। Now we take the third example which we have taken, so for example, if the object is moving in negative direction, this is 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट कर ऑब्जेक्ट यहां पर आया, तो डिस्टेंस कितना होगा, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन, 1 2 3 मीटर्स, राइट, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, -3 meter, okay, then you have to write the displacement with sign, it will be -3, it shows that the object is moving in the negative x direction, okay। so इन सारे एग्जाम्पल्स है, आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग फर्दर, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ में देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ओके। सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट to note down here is that the magnitude of distance and displacement may or may not be equal if the object is changing the direction। अगर object direction change कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो distance और displacement का magnitude वो दोनों बराबर हो। In general direction जब change करते हैं तो distance का magnitude displacement से ज्यादा रहता है, but जब ऐसा compulsory नहीं है, okay। So for example, if you take one position time graph, okay, हमें इसमें बहुत सारे इस चैप्टर में ग्राफ्स बनाने होंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इन सारे ग्राफ्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज हिडन इन दीज ग्राफ्स। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक ऑन द वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस पे एक्स लेती हूँ एंड हियर आई टेक टाइम टी, ओके। y-axis is position as a function of time, कि टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, ओके। सो फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ओके। ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन से स्टार्ट किया, इट कवर्ड 2 मीटर इन सम टाइम, ओके। उसके बाद फ्रॉम 2 उसने थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया एंड देन इट मूव्ड till 3, okay, in some time।
तो इस केस में कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया? सो डिस्टेंस इज चेंजिंग ऑन द y एक्सिस, x एक्सिस इज द टाइम कोऑर्डिनेट. ओके, तो इन सम टाइम t1 ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर. उसके बाद फ्रॉम 2 to 3 इन टाइम t2 ऑब्जेक्ट ने कवर किया 1 more meter. So total distance covered by the object is 2 plus 1 3 meter. ओके, और इसी केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो कितना होगा? दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन. इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. सो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज ओरिजिन, कितना होगा? 3 minus 0 3 मीटर. सो इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है. सो डिस्प्लेसमेंट is again 3 meter and it is moving in positive x direction. Right? Now we take another example. इसी यही पोजीशन टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट इज मूविंग डिफरेंटली. सो टाइम t तक फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने मूव किया 2 मीटर. उसके बाद ऑब्जेक्ट ने मूव किया ऐसे इन टाइम t2. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का कितना होगा? टाइम t1 ने ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया? 2 मीटर्स. फिर फ्रॉम t1 to t2 ऑब्जेक्ट कवर्ड अनदर 1 मीटर. राइट? सो डिस्टेंस इन दिस केस में क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अगेन 3 मीटर्स. राइट? Second case, this was the first case. Two meters plus 1 meter. 3 meter. Right? Now, what will be the displacement in this case? This is the initial position of the object. And this is the final position of the object. ऑब्जेक्ट ने पहले 2 मीटर कवर किया, फिर वो वापस आ गया 1 पर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दिस फाइनल पोजीशन 1 minus 0 1 मीटर. सो यू सी, जो हमने पॉइंट नोट किया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दे मे और मे नॉट बी इक्वल. वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. विल बी 1 मीटर. ओके, so these are the few examples in which you can study what do you mean by distance and displacement. Okay, I hope इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Now we will take some more portion time graph and we will understand them. इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को स्टडी करना है कि उस ग्राफ का क्या मतलब है. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of position time, position versus time. नाउ फर्स्ट ग्राफ, जो सबसे सिंपल ग्राफ है, वो क्या होगा? ऑन y एक्सिस वी आर प्लॉटिंग x एज अ फंक्शन ऑफ t, ऑन x एक्सिस वी आर प्लॉटिंग टाइम. अगर मैं ग्राफ ये बनाती हूं, इस ग्राफ का क्या मतलब है? इस ग्राफ का मतलब है कि जैसे जैसे दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. इस ग्राफ का क्या मतलब है? फ्रॉम द ओरिजिन एज द टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम के साथ
जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो पोजीशन कैसे होगा ऑब्जेक्ट का, कैसे हम टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है ऑन द वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर पोजीशन तो ये वाई एक्सिस पोजीशन बताता है ऑब्जेक्ट का, राइट। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, बट दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का क्या मतलब है कि पोजीशन कैसे चेंज होगा व्हेन यू गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर ये ग्राफ है, इसका क्या मतलब है कि टाइम के साथ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, द पोजीशन टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा है। द ऑब्जेक्ट इज, सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ग्राफ? विद टाइम द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। Okay, this is the simplest case. Now we take another case. अब हम लेते हैं सेकंड ग्राफ लाइक दिस. Okay, you make a straight line with angle 45 degree. Okay, bisecting this 90 degree. What is the meaning of this? The meaning of this graph is, यहां एक पॉइंट लीजिए. So this is in this time t1 object has covered x1 distance. Okay. Then in time t2 object has covered x2 distance. और हम क्या देखेंगे कि x2 minus x1 is t2 minus t1. जितना भी डिस्टेंस कवर किया in some interval of time, then again you take another interval of time, same distance will be covered. So what this graph means, that equal distance is covered by an object in equal intervals of time. Equal distance is covered in equal interval of टाइम. ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा. तो बेसिकली हियर अभी हम सिर्फ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन एंड टाइम. ओके, हम सिर्फ पोजीशन और टाइम के टर्म्स में बात कर रहे हैं. इन सारे ग्राफ्स में हम फिर से आएंगे. तो हियर पहले ग्राफ में क्या था, द ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज नहीं हो रहा था, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. नाउ द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम एक और ग्राफ लेते हैं. ग्राफ कैसा हो रहा है, ऐसे. इसका क्या मतलब है, पोजीशन इतने टाइम पर पोजीशन इतना है, राइट. फिर तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम के साथ डिस्टेंस फास्ट चेंज हो रहा है. सो हाउ फास्ट इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंजिंग विथ टाइम. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पोजीशन है टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है फास्ट. अभी यहां पर इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम. हाउ फास्ट इज द पोजीशन of the object is changing. Okay, all these graphs have very beautiful interpretations. ठीक है, अब मैं तो इसका मतलब उसकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. जो चेंज है, जिस रेट से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट रेट इज इंक्रीजिंग. ओके, और उस रेट का क्या मतलब है, विल कम टू दैट. अब हम इसको चेंज को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगेन हियर द पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम. लेकिन उसमें क्या हो रहा था,
हाउ फास्ट उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा था. अभी क्या हो रहा है कि अगेन द पोजिशन इज चेंजिंग बट इवेंचुअली द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू रेस्ट. राइट. तो हियर यहां पर क्या हो रहा है कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की इट इज कमिंग टू रेस्ट, कि आफ्टर सम टाइम द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. सो दिस ग्राफ ऑल्सो टेल्स यू हाउ फास्ट इज द, लेकिन ये पहले वाले का ऑपोजिट है, उसमें बढ़ता जा रहा था, इसमें कम हो रहा है टाइम के साथ पोजीशन. ओके. सो दीज आर द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ्स विच विल गिव यू डिफरेंट मीनिंग्स. ओके. तो इन चारों को ग्राफ्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा. ये हम चारों ग्राफ्स फिर से ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बारे में और अंडरस्टैंड करेंगे. ओके. सो हियर अगेन चेंज, फास्ट चेंज हो रहा है. ओके. एंड इवेंचुअली द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू रेस्ट. हाउ फास्ट पोजीशन चेंजिंग एंड इवेंचुअली द ऑब्जेक्ट is coming to rest. Okay. So this is the meaning of these 4 important position time graphs. Okay. Now, so ये सब की position ये तो हमने देख लिया कि how the position is changing. Now another question which comes to our mind is हमें क्या information चाहिए कि how fast is the object moving. If the object is covering equal distance in equal intervals of time, it means वो uniform move कर रहा है object, right? लेकिन अगर ग्राफ हमारा ऐसे है और ग्राफ हमारा ऐसे है, it means the position is changing with time. This information which is hidden in how fast is the object moving, that comes or that is the concept of velocity. Okay? तो next हम ये information किसमें hidden है कि how fast is the object moving in, it is given by another quantity known as velocity. Okay, or average velocity, कि पूरे मोशन में ऑब्जेक्ट मूव किया, हाउ फास्ट उसने मूव किया, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द एवरेज वेलोसिटी. So we move to another important concept of average velocity or average speed. Okay. How fast is the object, how fast is the object changing its position. Okay, so this is given by another quantity which is known as average velocity or average speed. हम average speed पे आएंगे. Again, what is the difference between velocity and speed? पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं. ओके. सो वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, व्हेन वी आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन. ओके, कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग एंड इन विच डायरेक्शन, देन वी आर आस्किंग व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके. और हाउ इट इज गिवन, सो एवरेज वेलोसिटी, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है और किस क्वांटिटी में उसका डायरेक्शन भी है, एंड द पोजीशन इज चेंजिंग, दैट इज द क्वांटिटी इज द डिस्प्लेसमेंट. राइट. सो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि हाउ फास्ट इज द डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग विद टाइम. तो कैसे कैलकुलेट होगा, x2 minus x1, this is what the change in, this is the displacement, right, upon t2 minus t1. With time, how fast is the object changing its position. So this is defined as average velocity, delta x upon delta time over the interval of time. So basically we are talking about एक particular interval में, time के interval में
हाउ फास्ट इज द ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन। और इसका डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ लेंथ। टाइम हैज डायमेंशन ऑफ टाइम, सेकेंड्स, राइट, we take in seconds, hour, minutes, whatever you can take. Dimension of time, dimension of length divided by time. So it will be meter per second. Okay, you can write in NK system or CG system, whatever required. According to that, you can write the dimensions of average velocity. Okay. So basically, delta x by delta t क्या है average velocity? It is the slope of position time graph. Okay, उस slope से डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. सो बेसिकली उस ग्राफ का हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्लोप. वो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, एंड इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट, इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट. व्हाई, बिकॉज वो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे क्यों डिपेंड करेगा, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव. टाइम बढ़ रहा है. अगर मैंने t1 टाइम पर स्टार्ट किया अपना क्लॉक और 0 सेकंड पे स्टार्ट किया, तो टाइम विल ऑलवेज इंक्रीज. सो डेल्टा टी इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो एवरेज वेलोसिटी का साइन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साइन पर डिपेंड करेगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से कंफ्यूज होते हैं कि अगर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी बढ़ रही है. ऐसा नहीं है. वेलोसिटी अगर साइन ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट इट इज डिक्रीजिंग, राइट. हम ये सारे चीजें डिटेल में एक एक करके समझेंगे. बट हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन दैट कि साइन का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव साइन का मतलब. ओके, ये इस पे डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में. ओके, सो विल कम टू दैट नाउ. सो बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें, स्लोप ऑफ द कर्व. It can be positive, it can be negative, okay, depending upon the sign of displacement. इस चैप्टर में बहुत सारे जो क्वांटिटीज हैं, स्टूडेंट्स को उनके गलत नोशन रहते हैं कि हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देंगे. इफ यू अंडरस्टैंड देम वंस करेक्टली, देन देयर वोंट बी एनी मिस्टेक. डिस्प्लेसमेंट. Okay, now so displacement में क्यों और इसका क्या रीजन है, because delta t is always positive. और हमें ये तो हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी. नाउ इफ वी कम टू एवरेज स्पीड, स्पीड हमेशा क्या होगा, एवरेज स्पीड व्हेन वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन. टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि टोटल पाथ कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने और टोटल डिवाइड बाय टाइम. दैट difference which we understood between the distance and displacement, same difference is there between average speed and average velocity. When we are concerned only about the magnitude, ki how fast is the object position moving irrespective of the direction, then we are talking about average speed. And when we are taking direction into consideration, then it means हम किस बात की चीज की बात कर रहे हैं, we are talking about average velocity. Okay, now again we will take those same position time graphs और हम देखते हैं कि उन position time graph का velocity के terms में क्या मतलब है, and we will also plot velocity versus time corresponding to those graphs. Okay, that is very important. तो हमने सबसे पहले first position time graph क्या बनाया था, x as a function of t. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग. ओके, द ऑब्जेक्ट वॉज स्टेशनरी. इट मीन्स जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0. देन this is x-axis, y-axis. Okay. Now, second graph which we have taken into consideration, जब मैंने बोला था कि when the object is covering equal distance in equal intervals of time.
x as a function of t, here t. Okay, इसका क्या मतलब है? If the object is covering equal distance in equal intervals of time, it means that it is moving with uniform velocity. The velocity is not changing with time. Okay, velocity क्या है? Constant है. So how do I plot that graph? तो इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग सेम फिजिकल सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करती हूं तो क्या होगा? द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. ओके, सो ये वाला ग्राफ जो कि जिसमें क्या था कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, हियर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट मींस दैट कि जिस रेट से वो चेंज हो रहा है, दैट रेट इज यूनिफॉर्म, rate is constant, and that rate is what gives you the average velocity, right? So if that rate is uniform, constant, then the velocity of the object is constant, uniform. Okay, this is a constant velocity graph. Then हमने थर्ड सिचुएशन क्या लिखी? When the object is covering is changing positions with time and it is increasing. We have taken the graph like this, right? What is the meaning of this? It means that here देखिए जो slope है, if I talk in terms of a slope, उस object का slope बढ़ता जा रहा है, right? The slope of the object is, of the curve is increasing. It means, and what is the slope? Basically, slope is the velocity. So it means in this case, the velocity is increasing, right? So if I would like to plot graph for velocity, in this case, तो क्या होगा? It is increasing, right? The slope is increasing. So how fast is the position of the object is changing? That will give you by the velocity, how fast is the velocity changing. The velocity is increasing. Then we have taken the fourth graph. When still the position of the object is changing, but eventually it is coming to rest. It means that, and also if I talk in terms of slope, you see that the slope is decreasing. Okay? More, this is small. Like this. Okay, the slope is decreasing and eventually the object is coming to rest. So what does it mean? Its velocity has to decrease, then only the object will come to rest, right? So this graph shows that velocity is decreasing and still it is positive, right? The velocity can decrease, but still it can be positive, and this object, the velocity can increase and it is positive, right? So it does not mean that if the sign of the velocity is positive, then it has to increase. Velocity is positive, it can decrease, it can increase. So I hope these four graphs are very clear to you. Here velocity is 0. Okay, so this is the meaning of these four position time graph and the velocity time graphs. Object is stationary, velocity is 0, right? Now object is covering equal distance in equal intervals of time. It means the object is moving with constant rate. It means that the velocity is constant, uniform. So this is the graph. Velocity is not moving. Velocity will change along the y-axis. Here it is changing fast and it is increasing. The rate is increasing. If rate is increasing, it means velocity is increasing, right? Then the rate is decreasing, eventually the object is coming to rest. So it means that rate is decreasing, it means the velocity is decreasing. The slope is decreasing. Here slope is increasing. Okay, so this is the meaning of these four types of graphs. Now let us do one problem. Okay, based on these concepts, we'll do few problems, so that whatever we have learned
is clear to us. We can apply these concepts. So an object covers, what is the question? An object covers 5 kilometer, okay, with a speed of 50 kilometer per hour, then covers, first the object covers 5 kilometer with a speed of 50 kilometer per hour. Then it covers another 1.2 kilometer in 30 minutes. Okay. Find the average velocity. Velocity of the object and plot the graph. Okay, so we have to carefully see what information is given and what is asked. An object covers 5 kilometer with a speed of 50 kilometer per hour. Okay, so if I plot position time graph, in some time, so what is given to us? 5 kilometer it covers. So for example, if this is 5 kilometer, okay, maybe let us make little big so that it is easily visible. This is position as a function of time. Okay, so 5 kilometer it covers with speed of 50 kilometer per hour. Okay, with the same speed it covers these 5 kilometers. Okay, so it has some velocity. So what I can find, I don't know in how much time it has covered this, so that we can calculate how much time. If speed is given 50 kilometer per hour, so distance, how do we calculate? Speed is total path length upon time, right? So time, total path length upon speed. So total path length is how much? 5 kilometer upon 50 kilometer per hour. Please be careful about the units. Here the distance is given in kilometers and time is given in kilometer per hour. If we want to calculate in hours, then there is no need to change. Okay, you can get in hours. So here, how much do I get? So this will be equal to 0.1 hour, time t1. So suppose this is time t1. This much distance with this much of speed, the object has covered in 0.1 hour. Now what is given? Next 1.2 kilometers. So this is 5, 1.2 here. Okay, 1.2 kilometer the object has covered in 30 minutes. So what they have given? They have not given the speed. So how much speed? Here V1 is how much? 50 kilometer per hour, right? And this is S1 distance. Next distance, this much of distance, it is covered in 30 minutes. 30 minutes, if I will convert into same units, so 0.5 hour, right? So 1.2 kilometer in 0.5 hour. Speed is given, how much will be the speed? V2, total distance upon total time. तो हम कितना कवर करेंगे कि इसमें क्या लिखा है? 1.2 किलोमीटर कवर किया 0.5 आवर में. Okay, so this speed will come out to be kilometer per hour. So this is how much? 2.4 किलोमीटर. कितना हो जाएगा? 2.4 किलोमीटर per hour, right? So it means the slope is different. पहले वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा था? 50 किलोमीटर पर आवर की. अब वो कर रहा है 2.4 किलोमीटर पर आवर. बहुत कम हो गई उसकी स्पीड, तो स्लोप बहुत ज्यादा कम हो गया है. तो अगर हम roughly graph, so this slope will give you 50 kilometer per hour. So for example,
तो बहुत ही कम हो गया उसका स्लोप. नाउ स्लोप हैज बिकम 2.4 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो इससे आपको कैसे ग्राफ प्लॉट करना है इसका आइडिया लगेगा. ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच. सो T1 कितना था, 0.1 आवर, और ये दूसरा डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, दिस इज 0.1 आवर में, और नेक्स्ट 0.5 आवर में. ओके, ये टू द स्केल नहीं है जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, बट यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, अब एवरेज हम स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, सॉरी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट. सो फाइनल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की और इनिशियल पोजीशन क्या थी. सो एवरेज वेलोसिटी, तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में हम सारा इंफॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है सब कुछ निकाल सकते हैं. एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पहले ये फाइनल पोजीशन कितनी है, 1.2, और डिस्टेंस इसने कवर किया था. सो दिस इज 6.2 किलोमीटर, राइट. जो फाइनल पॉइंट है ये 0 है. सो 6.2 माइनस 0, दिस इज किलोमीटर. एंड टाइम फाइनल T2 माइनस T1 कितना हुआ, 0.5. टोटल टाइम, सॉरी, टोटल टाइम विल बी हाउ मच, 0.6 आवर. Okay, so this is how much T2 final 0.6, this is 0.1, 0.5, 0.6 minus 0, जो इनिशियल पॉइंट जब वो उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया था, राइट. सो दिस इज पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6.2 अपॉन 0.6, दिस इज इक्वल टू 10.2 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो यू कैन प्लॉट द ग्राफ. अभी तो इसमें एवरेज वेलोसिटी पूछा है. फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क कि कितनी वेलोसिटी से वो फर्स्ट 0 to T1 इंटरवल में मूव करा, दैट आल्सो यू कैन फाइंड, दैट इज ऑलरेडी गिवन. कितने टाइम में उसने कवर किया, दैट आल्सो यू कैन फाइंड. आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो. फिर उसने सेकंड जब कवर किया 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 मिनट्स में, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल सकते हैं. तो सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं. आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी का आपको कैसे आइडिया होगा कि उसका स्लोप कितना है. अगर एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगा, अगर स्लोप कम हो रहा है इसका मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी कम हो रही है ऑब्जेक्ट की. ओके, तो हम ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स भी करेंगे. ओके.